नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं हमारा अर्थ इंटीरियर के बारे में, पार्ट नंबर 2। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जाने, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो, उसके पीछे हमने पढ़े थे उसके सोर्सेज, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें हमने एक पॉइंट लेफ्ट किया था जो कि था सिस्मोग्राफ से रिलेटेड, सिस्मोसिटी से रिलेटेड। तो आज हम उसी को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, यानी कि जो भूकंप है वो क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक। क्योंकि जो अर्थक्वेक्स के आने से जो वेव जनरेट होती है, उन वेव्स का अध्ययन करने के बाद में हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं कि अर्थक्वेक्स क्या है, कैसे ये जनरेट होते हैं। The meaning of the earthquakes. An earthquake is the shaking of the ground due to the movement of the tectonic plates. यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनके मूवमेंट करने से अर्थ के अंदर जो शेकिंग होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, यानी कि अर्थक्वेक्स बोलते हैं। यानी ग्राउंड के अंदर किसकी वजह से, द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब आमने सामने होती है या कहीं अगल बगल में वो खिसकती है तो प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है और उसी मूवमेंट से जो है अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ऊपर का जो हमारा पार्ट है, पृथ्वी का जो ऊपरी जो भाग है, जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं, आर मूविंग ओवर द फ्लूइड लेयर अंडरनीथ, देन कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि ऊपर का हमारा जो पार्ट है वो सॉलिड है, इसके अंदर का जो पार्ट है थोड़ा लिक्विड है, इसलिए लिक्विड का पार्ट के ऊपर सॉलिड जो पार्ट है वो तैर रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है एंड पुलिंग ऑफ द प्लेट्स कॉजिंग एन अर्थक्वेक्स अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री। जहां पर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज होती है उन बाउंड्री के पास में जो भूकंप ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट, अर्थक्वेक्स, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या होते हैं, किसकी वजह से आते हैं। तो अर्थक्वेक जब आता है तो उसके पीछे हमारा पास सबसे पहले होता है, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं फोकस। यानी कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि अर्थ इंटीरियर में जहां पर एक पॉइंट होता है जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, या इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि ये पृथ्वी का, यानी कि भूकंप पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंप का ओरिजिन होता है उस ओरिजिन वाली जगह को क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। बिलो द अर्थ सरफेस इन सिस्मोलॉजी इट इज सिनोनिमस ऑफ द फोकस, यानी कि फोकस का ही सिनोनिमस है ये एक एपिसेंटर। The point of the earth surface vertically above the focus of an earthquake, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर भूकंप का फोकस है और इसके ऊपर 90 डिग्री ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, आदि केंद्र जिसको हम बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए इसके अंदर आप इस डायग्राम में, यहाँ पर जो है फोकस है, यानी कि भूकंप का ओरिजिन यहाँ हुआ है और यहाँ होने से फिर क्या हुआ है कि सबसे पहले जो वेव्स ऊपर की तरफ फ्लो करती है, यानी कि जो नियरेस्ट होता है अर्थ सरफेस के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर। और ये हमारा होता है भूकंप का मूल केंद्र बोलते हैं, जहां पर भूकंप का ओरिजिन हुआ है। यहां से ऊपर जाने पे ऊपर वाला जो भाग होता है उसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, यानी कि आदि केंद्र। और जहां ये इसको बोलते हैं फाल्ट प्लेन, जिसके सारे भूकंप जो है डिस्ट्रक्शन करता है। अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स। अब जो वेव्स होती है इनके बिहेव से हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिस्मिक रिलेटेड टू द अर्थक्वेक्स और द अदर वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इट्स क्रस्ट, यानी कि जो हमारा भूपर्पट्टी है, क्रस्ट और उसके अंदर जितने भी जो भूकंप आते हैं उससे रिलेटेड है सिस्मिक, ठीक है। The seismic waves are the waves of the energy. एक्चुअली में ये जो वेव्स है ये क्या है, एनर्जी। क्योंकि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है वो, एंड ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर ए रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। और जो अर्थ की जो लेयर से जब वो ट्रेवल करती है एनर्जी,
तो क्या होता है, अर्थक्वेक्स आता है और वोल्केनिक इरप्शंस, मैग्मा मूवमेंट्स, द लार्ज लैंडस्लाइड्स एंड द लार्ज ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन। तो इससे क्या होता है, कई बार वोल्केनो भी आ सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, अर्थ में मूवमेंट भी हो सकती है, और ये काफी सारे इसके कारण हो सकते हैं। मैन मेड एक्सप्लोजन के कारण भी भूकंप आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी आता है, कई बार लैंडस्लाइड होने से भी भूकंप आ सकता है। द टर्म्स वोल्केनिक सिस्मिक वेव्स एंड द अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफन यूज्ड एज द इंटरचेंजेबली, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स। पहली होती है हमारी बॉडी वेव्स, और दूसरी होती है सरफेस वेव। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सिस्मिक वेव्स होती है, यानी कि भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, वो दो प्रकार की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स को फिर आगे दो पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, इसको पी वेव्स भी बोलते हैं, और दूसरी जो होती है सेकेंडरी वेव, यानी कि इसको एस वेव के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक और द्वितीय प्रकार की है। जो सरफेस वेव होती है जो बाद में आती है, उसमें एल वेव्स यानी कि लव वेव्स, और दूसरी होते हैं रेले वेव्स यानी कि आर वेव्स। ये अलग प्रकार की दो और वेव्स है। यानी कि यदि हम सिस्मिक वेव्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो वन इज बॉडी वेव, अनदर इज सरफेस वेव। Further, the body waves can be divided into primary waves and secondary waves. Similarly, the surface waves also divide into the low and the Rayleigh waves. These are the different kind of the waves generated due to the earthquakes. या वाइब्रेशन जब होता है तो इनका ओरिजिन होता है। बॉडी वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव्स है, ये बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती है, आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज, किसकी वजह से, एनर्जी, यानी बॉडी वेव्स। एक्चुअली में ये बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स। तो हम बात करते हैं बॉडी वेव्स की। तो बॉडी वेव्स आर द जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट द फोकस, यानी फोकस के ऊपर जो एनर्जी रिलीज होती है वहां से बॉडी वेव जो जनरेट होती है, मूव इन ऑल डायरेक्शन। मान लीजिए यदि यहाँ पर एक किसी अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से जो एनर्जी इधर उधर जा रही है वो सारी दिशाओं के अंदर, यानी ऑल डायरेक्शन के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ से जो यानी कि जो बॉडी वेव्स है वो पूरी बॉडी के अंदर, जिस प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है शरीर के, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो क्या है कि अर्थक्वेक्स के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है वो पूरी अर्थ के अंदर जो है रिलीज होती है, वो ट्रेवल करती है, ये बॉडी वेव्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, जिनको बोलते हैं पी वेव और एस वेव, यानी कि प्राइमरी वेव्स और एस वेव। इनको प्राइमरी वेव और एस वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी वेव्स होती है वो सबसे पहले पहुंचती है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो वेव होती है एस यानी कि सेकेंडरी वेव, वो प्राइमरी वेव के बाद में पहुंचती है, यानी कि आफ्टर दैट प्राइमरी वेव्स। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्राइमरी वेव्स और द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द प्रोपेगेशन इन सिमिलर टू द साउंड। ये साउंड की जो गति होती है उसी हिसाब से चलती है। तो जैसे ही हमें अर्थक्वेक आता है तो तुरंत वो हमें अर्थ के ऊपर आकर इसकी जो है वार्निंग देती है कि भूकंप आ चुका है। इसके बाद की जो सेकेंडरी वेव आती है, देन हमारी लॉन्ग वेव यानी कि सरफेस वेव आती है। प्राइमरी वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट अमंग द सिस्मिक वेव्स। सबसे जो सिस्मिक वेव्स होती है यानी कि भूकंपीय जो तरंगे होती है, उनमें सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट होती है वो होती है प्राइमरी वेव्स। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से भी, कंप्रेशनल वेव्स के नाम से भी और प्रेशर वेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये कंप्रेस भी करती है और उसके साथ साथ में लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल भी करती है, ये ऊपर नीचे इस प्रकार से। बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज द सेम डायरेक्शन एज और द अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। यानी कि जिस डायरेक्शन से, यदि मान लीजिए यहाँ पर ये हम बनाते हैं, यहाँ पर यदि भूकंप की जो पी वेव्स स्ट्राइक करती है तो किस हिसाब से ट्रेवल करेगी, वो यहाँ से भी उधर में ऊपर जाएगी, ऐसे 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 वो
ट्रेवल करती है। लेकिन जो एस वेव्स होती है वो ट्रेवल करेगी, यदि यहाँ लगता है तो इस प्रकार से ये जिगजैग पैटर्न्स के अंदर वेव्स बनाती हुई इस प्रकार से वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि पी और एस वेव का यहाँ पर कुछ प्रोफाइल इसमें दिया गया है, किस प्रकार से ये वाइब्रेशन के द्वारा मूवमेंट करती है। यहाँ पर द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, किस प्रकार से वाइब्रेशन जब यहाँ इस साइड में ट्रेवल करिए तो मूवमेंट पार्टिकल्स के ऊपर नीचे यहाँ पर होते रहेंगे, और यहाँ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ये दिखा रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट, दे कैन ट्रेवल ऑल मीडियम, यानी कि जो प्राइमरी वेव्स होती है वो सभी मीडियम्स में से पास हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैसियस हो, यानी कि तीनों जो स्टेट्स होती है उनमें से वो पास हो सकती है। और इनकी जो स्पीड होती है वो सेकेंडरी वेव से कहीं ज्यादा होती है, 1.7 टाइम्स। तो पी वेव इज एन अर्थक्वेक वार्निंग, मैंने आपको बताया था कि ये वार्निंग यानी कि अर्थक्वेक्स की जो वार्निंग देने के लिए हमारे सरफेस के ऊपर आती है। सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स के बाद में सेकेंडरी वेव्स जनरेट होती है। द सेकेंडरी वेव्स दे आर रिकॉर्डिंग सेकंड ऑन द सिस्मोग्राफ, यानी कि ये प्राइमरी वेव्स के बाद में आती है, इसलिए इनको सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्रकार की जो भूकंपीय जो तरंगे उनको जाना जाता है, इनको ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये डिस्टोर्शन पैदा करती है, यानी कि जो हमारा अर्थ के अंदर जो डिस्टोर्शन ला सकते हैं, ऊपर नीचे उठ सकता है, इसकी वजह से अर्थ जो है ये ट्रक और ट्विस्ट, यानी कि डिस्टोर्शन का मतलब है कोई पार्ट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इस प्रकार से। तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला है ये ट्रफ होता है। तो ये ट्रफ एंड क्रेस्ट जो क्रिएट करती है, कंप्रेस इसके अंदर जो है होता है। दे कैन नॉट पास थ्रू द फ्लूइड, ये यहाँ पर जो एस वेव है इनकी सबसे मेन जो खास बात क्या है, दे कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड। तो यहां से हमें कुछ जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्लू मिल सकता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ का वो पार्ट जहां पर ये एस वेव नहीं पहुंच पाती है, इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो यहां से विद्वानों को जो इसके बारे में पता करने में बहुत आसानी हुई है। नेक्स्ट है सरफेस वेव, यानी कि ये सबसे बाद में पहुंचती है। जिस प्रकार से जो बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स को दो प्रकार की कैटेगरी के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। तो ये जो सरफेस वेव है इसको भी फर्दर हम आगे दो वेव्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सरफेस वेव है वो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो डिस्ट्रक्शन जो करती है वो एस वेव के द्वारा ही होता है। The body wave interact with the surface rocks and generate new set of waves. अब इसका जनरेशन कैसे होता है? फोकस से क्या होता है कि एक जो वेव्स ऊपर आती है, सरफेस के ऊपर टकराती है, टकराने के बाद जो है इसका जो ओरिजिन होता है, यानी कि सरफेस वेव का ओरिजिन होता है। ये जो है ज्यादातर हमारा जो अर्थ है इसका जो सरफेस है यही इसके आसपास में जो इसका ज्यादा प्रभाव होता है। ये इंटीरियर साइड के अंदर यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ये नहीं जा पाती है, और ज्यादातर इसका जो प्रभाव है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है, अर्थ जो सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। दीज वेव मूव ओनली अलोंग द सरफेस, यानी कि सरफेस के साथ साथ में ट्रेवल करती है। द सरफेस वेव आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव्स। लॉन्ग पीरियड वेव्स यानी कि ये बाद में आती है, लंबे समय तक ये रहती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो आती है, हमें पता नहीं चलता, कुछ एक सेकंड तक रहती है, लेकिन उनके आने के बाद जो थर्ड वेव्स आती है जिसको हम एस वेव बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, वो लंबे समय तक रहती है और सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचाती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। दे आर लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स दे डेवलप्ड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द एपिसेंटर। एपिसेंटर कहाँ होता है? जैसे ये फोकस है, फोकस के बिल्कुल नियरेस्ट जो पॉइंट होता है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर के आसपास इसका ओरिजिन होता है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका वहीं पर होता है। The particle motion of the surface waves is larger than that of body waves. और ये सबसे ज्यादा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो सरफेस वेव से होता है, जो सबसे बाद में पहुंचती है। ये देख सकते हैं आप प्राइमरी वेव्स यानी कि बॉडी वेव्स की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी और एस दो वेव्स होती हैं, एस वेव और पी वेव। यहाँ पर यदि पी वेव स्ट्राइक करती है
तो ये किस प्रकार से आगे फर्दर जो है जाती है, यहाँ से ये देखिए इधर में, यहाँ से फिर ऊपर में आ गई, इस प्रकार से ट्रेवल करती है। लेकिन जो एस वेव है वो यहाँ पर इसमें स्ट्राइक करने के बाद में इस चीज को यहाँ इधर धकेलेगी, यहाँ पर, इसके बाद में फिर थोड़ा और ऊपर आएगी और ऊपर आएगी, इस प्रकार से यहाँ, यानी कि कहने का मतलब ये इस प्रकार से जिगजैग पैटर्न के अंदर इसका जो है इफेक्ट होता है, बल खाती हुई वेव की तरह, यानी कि जो लहरों की तरह ये चलती है। उसके बाद में हमारी आते हैं जो लव वेव्स एंड रेली वेव्स, ये अलग प्रकार की वेव्स है। तो लव वेव्स है यानी कि जिसको हम अल वेव के नाम से भी जानते हैं। इट इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, ये सबसे तेज होती है। जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव में एस वेव के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसी का ये एक पार्ट है हमारा ये सरफेस वेव, और सबसे ये क्या है, फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, ग्राउंड को इधर से उधर ये धकेलने में मतलब जमीन को अगल बगल खिसकाने में इसमें काफी ये हेल्प करती है। दूसरी आती है हमारी रेले वेव्स। रेले वेव्स रोल अलोंग द ग्राउंड, ये रोलिंग करती है, ठीक है, रोलिंग करती है। जिस प्रकार से बॉल जो रोल करती है, इस प्रकार से ग्राउंड जस्ट लाइक ए वेव्स रोल अक्रॉस द लेक और ओशियन, ओशियन के अंदर और जब लेक्स के अंदर जो लहरें इस प्रकार से रोल करती है, उसी प्रकार से ये रोल करती है। बिकॉज इट रोल इट मूव द ग्राउंड अप एंड डाउन, अब रोल करेगी तो ग्राउंड को क्या करेगी, ये अप या डाउन, यानी कि ये क्रेस्ट बना सकती है, ट्रप बना सकती है, ग्राउंड का डिस्टोर्शन कर सकती है, ऊपर नीचे ये कर सकती है। मोस्ट ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक इज ड्यू टू द रेले वेव्स, यानी कि ये सरफेस वेव का दूसरा जो रूप है रेले वेव्स, यहीं से जो कहते हैं कि भूकंप में सबसे अधिकांश झटके, या हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो रेले वेव्स के कारण ही होता है, क्षेत्रीय रेले लहर के कारण होती है। सरफेस वेव, यहाँ पर आप इन दोनों, ये रेले वेव्स है, ये लॉन्ग वेव है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लहर की तरफ चलती है और ये इधर में इस प्रकार से चलती है, तो दोनों में इनमें काफी डिफरेंसेस है। द इमरजेंस ऑफ शैडो जोन ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव, अब हम बात करेंगे कि ये शैडो जोन क्या है, इनके पीछे ओरिजिन होने के पीछे इनका क्या कारण है। क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो हमारी जो प्राइमरी वेव जो एस वेव है, वो अर्थ के कुछ एक ऐसा पार्ट है जहां से वो पास नहीं हो पाती है, यानी कि जो एस वेव है इट कैन नॉट पास इंटायर बॉडी ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि इसका जो जैसे ये लिक्विड के अंदर जाती है, लिक्विड के अंदर, तो ये इसकी जो डायरेक्शन चेंज होता है, ये रिफ्लेक्टेड हो सकती है, या वो उसके अंदर यूं कह सकते हैं आप, वो ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो नहीं कर पाने का मतलब है कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा हमारे पास पार्ट रहेगा जहां पर अर्थ इनसाइड के अंदर क्या रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो एस वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ये सबसे पहला पॉइंट इसको आपको ध्यान रखना है कि एस वेव ही वो वेव है जो लिक्विड में से पास नहीं कर सकती। जो प्राइमरी वेव है इट कैन पास थ्रू द लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। द एंटायर जोन बियॉन्ड द 103 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। दूसरी बात कि 103 डिग्री के बाद का जो एरिया है वो एस वेव को रिसीव नहीं कर पाता है। एंड हैंस दिस जोन इज आइडेंटिफाइड एट द शैडो जोन। शैडो जोन वो जोन होता है जहां पर कोई वेव्स नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो सॉलिड की वजह से हो, चाहे लिक्विड की वजह से, या वो गैसियस की वजह से हो। लेकिन यहां पर हम बात करें एस वेव की, तो एस वेव कैन नॉट पास थ्रू दिस लिक्विड फॉर्म, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म होती है वहां से वो पास नहीं कर पाती। तो वहां पर वहां वाली जो जगह छूट जाती है उसको हम बोलते हैं शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। दूसरी उसके बाद में बात करते हैं कि जो शैडो जोन ऑफ द पी वेव्स की बात करें तो वो लगभग पड़ता है 103 से लेकर 142। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में से पास हो सकती है, तो यहां इसमें जो है इसका क्यों शैडो जोन बन रहा है। यहां आपको मैं बता दूं, जो पी वेव्स है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि जब लिक्विड फॉर्म आता है तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, तो उसकी वजह से वो पास होती है बट रिफ्रैक्टेड हो जाती है, परावर्तित जिसको बोलते हैं, वापस हो जाती है। उसकी वजह से वहां पर वो पूरा लिक्विड के अंदर नहीं पहुंच पाती। वो क्या होती है, या तो वो सेमी सॉलिड के अंदर होगा या सेमी लिक्विड के अंदर होगा। इस प्रकार की कंडीशंस के अंदर जो पी वेव्स है वो पास नहीं हो पाती, और उसकी वजह से जो है उसका शैडो जोन क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, however the seismograph located beyond 142 degree
फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर से 142 डिग्री के बाद का जो एरिया है जहां पर ये जो पी वेव रिसीव होती है, अराइव्ड ऑफ द पी वेव्स बट नॉट ऑफ एस वेव, तो एस वेव वहां पर नहीं पहुंच पाती है लेकिन पी वेव वहां पर पहुंच जाती है। दिस गिव क्लू अबाउट द सॉलिड इनर कोर, इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो सॉलिड है, उसका जो आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म है जहां पर एस वेव क्रॉस नहीं कर पाती। यही बातें हमें ये बताती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का ऐसा भाग है जहां पर जो वो स्टिल इट इज इन मोल्टन फॉर्म, यानी अभी भी वो लिक्विड अवस्था के अंदर है, और तब जब वैल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां से वही लिक्विड फॉर्म, उसका प्रेशर जब घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वही लिक्विड फॉर्म एज ए मोल्टन मटेरियल मैग्मा के रूप में हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, और उसी से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि 103 से लेकर 142 डिग्री का जो एरिया है वो दोनों वेव्स के लिए, दोनों यानी कि एस और पी वेव्स बोथ के लिए क्या रहेगा, ये शैडो जोन रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है द शैडो जोन ऑफ एस वेव एंड शैडो जोन ऑफ पी वेव, तो दोनों में आपको अलग अलग ये बताना इसमें पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर है, यानी कि जो पी एस वेव है इट कैन नॉट पास आफ्टर 103, यानी कि इसके बाद विलुप्त हो जाती है, कहीं पर इसका कोई साइन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है ये है द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 103 से लेकर 142 ये वाला जो एरिया है इसके बीच में जो पी वेव्स डायरेक्टली रिसीव नहीं हो पाती है, लेकिन आगे चलकर ये फिर वापस रिसीव हो जाती है, अपीयर हो जाती है, सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है वो पी वेव का शैडो जोन है। तो पी वेव्स का शैडो जोन क्या रहेगा, बिटवीन 103 डिग्री टू 142, यानी कि 142 डिग्री, और एस वेव का जो शैडो जोन है 103 के बाद का जितना भी एरिया है, 103 डिग्री के बाद का जो एरिया है, दिस इज द शैडो जोन ऑफ द एस एंड बिटवीन, यदि दोनों का कंबाइंड की बात करें तो दोनों क्या 103 से लेकर 142 तक का एरिया जो है वो शैडो जोन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की अर्थ की जो लेयर, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द अर्थ टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम कैसे जानकारी ले, उसके हमने दो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसके बारे में डिस्कस किया। उन्हीं के आधार पर अब हम पृथ्वी की जो लेयर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर है, हर एक लेयर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, किसी ने इसको लिथोस्फीयर, किसी ने एथनोस्फीयर, किसी ने इसको दुर्बलता मंडल, तो किसी ने हार्ड सरफेस, किसी ने इसको सियाल सीमा लीफे, तो किसी ने कोर, क्रस्ट और मेंटल का नाम दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मुख्य रूप से इसकी जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, अर्थ की जो इंटीरियर है उसमें 3 लेयर आती है, 3 कंसेंट्रिक लेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सबसे पहली है क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर और इनर कोर। इनको बाद में आउटर कोर और इनर कोर को, हालांकि ये दोनों ही एक ही के पार्ट है, लेकिन क्योंकि आउटर कोर जो है एक लिक्विड अवस्था के अंदर है, ये एक सॉलिड में है, तो इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से इनको आउटर और इनर कोर जो है बनाया गया है, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। तो यहाँ पर मैकेनिकली यदि बात करें, ये तो जो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की बात करें तो ये हमारे हैं केमिकली। यदि मैकेनिकली की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में आता है लिथोस्फीयर और एथनोस्फीयर, 2 इसमें पार्ट आते हैं मेजर जो हमारे अर्थ जो क्रस्ट है। लेकिन कुछ और हम केमिकली की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा मेन क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो अभी हम चलते हैं इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वेस महोदय है उन्होंने जो है पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है उसको अलग 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है सियाल, सीमा एंड नीफे। एक्चुअली में ये केमिकल यानी कि रासायनिक आधार पर जो पृथ्वी की जो संरचना है, उनका जो कंसेंट्रिक लेयर है उनको डिफाइन किया गया है। हेयर सियाल का मतलब है सिलिका एंड एल्यूमिना, इसलिए इसको जो है एल्यूमिना, इसलिए इसको जो है सियाल का नाम दिया गया है।
दूसरी जो लेयर है इसको बोला गया सीमा, क्योंकि इसके अंदर सिलिका एंड मैग्नीशियम दोनों की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसको सीमा। और द लास्ट है वो है हमारा निकेल, यानी कि निकेल एंड फेरस। तो इसकी वजह से ये काफी हैवी मटेरियल है और इसी के अंदर अर्थ का जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है। वैसे यदि हम और बात करते हैं तो जितने भी जो लाइटर मटेरियल है, चाहे वो हमारे गैस की बात करें, चाहे हम सॉलिड की बात करें, चाहे हम लिक्विड की बात करें, तो लाइटर मटेरियल हमेशा ही ऊपर रहता है। तो यहाँ पर सिलिका एंड एल्यूमिनियम दे आर लाइटर एज कंपेयर टू द निकेल एंड फेरियस which are heavier। तो जो heavy material they are found inside of the core area, but the lighter materials are found on the upper part of the surface। तो रासायनिक के आधार पर हम इसकी तीन जो है इसकी जो लेयर बताते हैं, सियाल, सीमा एंड निफेर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जो है कौन सी? क्रस्ट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, सॉलिड जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, है अर्थ की। इसकी जो यदि हम डेप्थ की बात करें, इसकी गहराई की बात करें तो ये अलग अलग है। यदि हम ओशियन के नीचे बात करें, ओशियन के नीचे तो 5 to 30 किलोमीटर है। और यदि हम कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीपों की बात करें, तो ये 50 से लेकर 70 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ हमें इसकी जो लेयर की जो थिकनेस मिलती है। और इसका जो यदि हम बात करें इसमें पृथ्वी के पूरे मासिस का, तो ओनली 1% ऑफ द अर्थ मासिस को ये कवर किए हुए हैं। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो 2.7 है, लेकिन एवरेज डेंसिटी हमारी जो अर्थ की है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो इस प्रकार से द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट वो कितनी है? 5 to 30 beneath the ocean and 50 to 70 beneath the continents। The outer covering of the crust is sedimentary material। इसका मतलब है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी जो चट्टानें हैं उनके मटेरियल से बना हुआ है, जिसके अंदर सिलिका और जो है एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जिसको हमने सियाल का नाम दिया था, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और इसके नीचे की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सीमा, जिसके अंदर सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसको स्वेस ने बताया था सियाल एंड सीमा, ये 1831 के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रहेगा था मेंटल यानी कि जो क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट है वो मेंटल है। इट फॉर्म अबाउट 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। यदि हम अर्थ के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ लगभग ये 83% जो कवर करती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम मोहर डिस्कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, मोहर डिस्कंटिन्यूटी। एक्चुअली मोहरोविसिस नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, डिस्कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो हमारा जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब हम जाते हैं तो इसके बीच में एक असंबद्धता मतलब दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मिलता है। जिस प्रकार से ट्रोपोस्फीयर हमारी और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ट्रोपोपॉज है, यहाँ पर भी जो है एक मोहर डिस्कंटिन्यूटी है, जो कि 2900 किलोमीटर के बाद हमें इसमें दिखाई देती है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। The density of the upper metals vary between 2.9 to 3.3। ये 2.9 से लेकर 3.3 के बीच में वेरी करती है इसकी जो डेंसिटी यानी कि इसका जो घनत्व है। The lower metal extend beyond the एथनोस्फीयर। अब यहाँ पर एक नया वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, लिथोस्फीयर। तो अपर पार्ट है एथनोस्फीयर, ये एक थोड़ा लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोटिंग करा है, तैर रहा है। आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी की बात करेंगे तो इस एथनोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। द डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 3.3 टू 5.7 यानी कि जो लोअर मेंटल है उसकी जो डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं डेंसिटी जो बढ़ती जाती है। द मेंटल इज कंपोज ऑफ सिलिकेट रॉक्स दैट आर रिच इन आयरन। मेंटल के अंदर जो हमें सिलिकेट रॉक्स मिलती है जिसमें आयरन की अधिकता मिलती है। मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। और यदि हम बात करें इसकी और ये एलिमेंट्स की तो वहां पर जो हमें ज्यादातर 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन एंड 23% जो हमें इसमें मैग्नीशियम मिलता है। दीज आर द केमिकली कंपोजिशन ऑफ दिस मेंटल।
लेयर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि घनत्व या उसका तापमान में अंतर के कारण देयर इज ए कन्वेक्टिव मेटीरियल सर्कुलेशन। अब ये कन्वेक्टिव मेटीरियल सर्कुलेशन क्या होता है? आप लोगों ने कन्वेक्शनल करंट का नाम सुना होगा। कन्वेक्शनल करंट यानी कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास में दोनों साइड से जो है हवाएं ऊपर उठती है और नीचे आती है एक संवहन धाराओं के रूप में, इस प्रकार से। तो इन्हीं को हम क्या कन्वेक्टिव मेटीरियल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि मेंटल का लोअर जो मेंटल है उसके अंदर ऐसे रोटेट होते रहते हैं। इसी से जो है मोल्टन जो मटेरियल है मैग्मा वो मूवमेंट में रहता है। द मेंटल यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेंटल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा मेंटल का एरिया है, जहां पर आप ये येलो वाला देख सकते हैं, ये मेंटल है, ठीक है। ये हमारा एथनोस्फेयर है, मेंटल का ऊपरी जो पार्ट है एथनोस्फेयर है, जिसके ऊपर लिथोस्फेयर जो फ्लोटिंग कर रहा है। इसके बाद में हमारी दो लेयर और आती है जिसको हम इनर कोर और आउटर कोर का नाम देते हैं। आउटर कोर, the outer core surrounding the inner core lies between 2900 किलोमीटर to 5100 किलोमीटर, यानी कि 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर का जो एरिया है वो है हमारा आउटर कोर का। इसके बाद का जो एरिया है 5100 लेकर 6371, यानी कि इसका रेडियस तक का जो एरिया है वो हमारा आता है इनर कोर के अंदर। तो आउटर कोर इज कंपोज ऑफ द आयरन मिक्स विद द निकेल, यानी इसलिए इसका नाम दिया गया निफे, जो निफे, सियाल, सीमा एंड निफे। निफे मींस निकेल एंड फेरस, क्योंकि ये हैवी मटेरियल्स है। एंड दिस अमाउंट ऑफ द लाइटर मटेरियल्स, यानी कि जो दूसरे जो मटेरियल है उसके मुकाबले काफी हैवी है, इसीलिए पृथ्वी के इनसाइड में पाए जाते हैं। द आउटर कोर इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड। तो आउटर कोर जो है ये ज्यादा इसमें प्रेशर में नहीं है, नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी द सॉलिड, सो इट इज लिक्विड इवन दो इट हैव ए कंपोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर। हालांकि ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड में है, इस पे ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इट बिहेव लाइक ए लिक्विड। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर रेंजेस फ्रॉम 9.9 टू 12.2। यहाँ इसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, और हम गहराई में जाते हैं तो डेंसिटी हमारी पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट की 12 से लेकर 13 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक मिलती है हमें देखने को। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर रेंज फ्रॉम 4400 डिग्री सेल्सियस इन आउटर रीजन्स टू द 6100 डिग्री सेल्सियस नियर द इनर कोर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और उतने अधिक तापमान के अंदर कोई भी जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, और कई बार प्रेशर ज्यादा पड़ने से वो एक इलास्टिक की भांति, एक वैक्स की भांति काम करता है। वो दिखने में तो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है या प्रेशर उसका रिलीज होता है तो वो जल्दी से मेल्टन फॉर्म के अंदर आ जाती है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो इसी का ही हमारा एग्जांपल है लावा, यानी कि जो मोल्टन मटेरियल बाहर आता है। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट इसका जो हमारा रहेगा दैट इज द इनर कोर, यानी कि आंतरिक जो इसका जो कोर एरिया, आंतरिक जो भाग है, ये अभी हमने आपको बताया था कि 5100 से लेकर लगभग हमारा जो इसका जो रेडियस है 6371 किलोमीटर वहां तक ये फैला हुआ है। इसमें ज्यादातर हैवी मटेरियल पाए जाते हैं, निकेल और आयरन में आपको पहले बताया, और ये ज्यादातर जो है सॉलिड अवस्था के अंदर हमें देखने को मिलती है। द सॉलिड इनर, यानी कि सॉलिड इनर कोर इज टू हॉट टू होल्ड ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। द डेंसिटी, यहाँ की जो डेंसिटी है वो 12.6 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के आसपास मिलती है। द कोर, यानी कि जो इनर जो कोर है या जो आंतरिक जो भाग है वो, द इनर कोर अकाउंट फॉर जस्ट 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। इसका जो है अर्थ वॉल्यूम का 16% ये वॉल्यूम के हिसाब से, बट 33% तो मासिस, यदि हम मासिस की बात करें, उसका मटेरियल की बात करें तो 33% वो इसको कवर करता है। द साइंटिस्ट हैव determines the temperature near the earth center to be 6000 degree Celsius to 10,000 degree Celsius hotter than the previous thoughts। तो इसका मतलब है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका जो तापमान है वो लगभग 6000 से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार
हम पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो हमें गर्मी देता है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी के पीछे रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटीज होती है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ जो हैवी मटेरियल्स के कारण या हैवी जो मटेरियल्स है वो आपस में जब उनमें कन्वेक्शनल जो करंट चलती रहती है उससे भी जो कोई भी जो मटेरियल है वो सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकता। अब हम इसमें लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी, जो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि माहौल डिसकंटिन्यूटी है, इसी प्रकार से कई डिसकंटिन्यूटीज हमें इसमें देखने को मिलती है। इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है? क्योंकि जब हम किसी सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो उनका केमिकल या फिजिकल जो प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, तो उसी चेंज के आधार पर ये डिसकंटिन्यूटीज जो बनाई गई है। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज आर द रीजन इन द अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स बिहेव अ लॉट डिफरेंस, क्योंकि ये इसी के आधार पर बनी कि जो कोई भी जो अर्थक्वेक की जो वेव्स है जब वो फोकस से या एपिसेंटर से ट्रेवल करती है तो वो यदि पूरी की पूरी अर्थ या इनसाइड द अर्थ एक ही मटेरियल रहता है तो वो एक ही सीध में या एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी से जो है वो ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं, इसलिए उनका बिहेव जहां पर चेंज होता है उस बिहेव को सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है और उसी रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट वो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए सराउंडिंग रीजन्स ड्यू टू द मार्क चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका जो मटेरियल होता है उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनमें जब चेंज आ जाती है तो उनका जो बिहेव है वो भी चेंज आता है। तो ऐसी जो डिसकंटिन्यूटी है वो सबसे पहले मोहरो विशिष्ट डिसकंटिन्यूटी, इसको मोहर डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि वेयर द मोहर डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। The next atmosphere, the highly viscous, mechanically and weak and dullite part of the mantle. उसके बाद में आते हैं दूसरे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी lies between the mantle and the outer core. मेंटल और आउटर कोर, यहाँ देखना मेंटल और कोर नहीं है, मेंटल एंड आउटर कोर है, क्योंकि कोर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, इनर एंड आउटर। तो आउटर कोर एंड मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। यहाँ पर आप पिक्चर के द्वारा इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर बात करते हैं एक और जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। यहाँ पर अपर और लोअर क्रस्ट का मतलब है कि जो कॉन्टिनेंटल और जो ओशियनिक जो क्रस्ट है उसके बीच का जो एरिया है वहां पर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। महो अभी हमने बताया था आपको जो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। उसके बाद में एक और है रैपिडी डिसकंटिन्यूटी जो कि आपको मिलती है बिटवीन द अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आती है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में, और लेमान डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर एंड इनर कोर। तो दीज आर द 5 डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी, आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा। तो ये तो था हमारा चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, और किस प्रकार हमने पूरी अर्थ के अलग अलग लेयर्स को डिस्कस किया और अलग अलग प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटीज है उसको भी हमने जाना। तो थैंक यू।